जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उस पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हम इस टेस्ट सीरीज में आपसे 30 टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 जो टेस्ट होंगे वह जीएस पेपर नंबर 1 से होंगे, जो कि आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट्स और विद 30% करंट अफेयर। इन सब के अलावा इसी 30 टेस्ट में आपको 10 टेस्ट जीएस पेपर नंबर 2 के होंगे, जिसको सी सेट के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चे, अब तक हमने आपसे सी सेट के 3 टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस पर पहली बार आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, और जो ऑलरेडी पहले से एजुकेशन बायर के सदस्य हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, हमने केवल आपसे दृष्टि आईएएस बल्कि विजन आईएएस की भी हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, दोनों की। इन सब के अलावा आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमने पीटी 365, जी हाँ पीटी 365 जो करंट अफेयर पर आधारित है, वह आपसे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम आपसे जीएस के लगभग सभी पोर्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और हिस्ट्री के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपका जीएस का पोर्शन होगा बच्चे, ये आपका करंट पर आधारित होगा। जी हाँ, करंट बेस ये इसको तैयार किया जाएगा, जिसमें हम लास्ट 1 ईयर्स के बारे में आपसे करंट अफेयर को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि उसका पार्ट नंबर पहला आपने देख लिया होगा, जो पॉलिटी का है। दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और इन सब के अलावा ये आपकी टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअसली चल रही है। स्टूडेंट्स, ये दृष्टि आईएएस का आपका जीएस का टेस्ट नंबर 7 है, जो कि हिस्ट्री पर आधारित है। अब तक हमने दृष्टि आईएएस के 6 टेस्ट आपसे चर्चा के बिंदु बना लिए हैं, और 3 टेस्ट करंट अफेयर पर दृष्टि आईएएस के, 3 टेस्ट आपको सी सेट के। आप देखोगे कितने हो गए, ये 12 टेस्ट मैंने दृष्टि आईएएस के और 6 टेस्ट आपके विजन आईएएस के। लगभग मैंने आपसे 18 टेस्ट चर्चा के बिंदु बना लिए। तो प्यारे बच्चे, ध्यान में रखिएगा, आपको अब तक 18 टेस्ट हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ एजुकेशन बायर आपको प्रोवाइड करवा रहा है। एक स्टूडेंट्स का कमेंट है सर, उसको मैं ले लेता हूँ। देखिए, कमेंट्स स्टूडेंट्स का ये था कि सर आप जो पीटी 365 करवा रहे हैं, जी हाँ, जो आप पीटी 365 करवा रहे हैं, अगर आप इस लेवल से करवाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं कहता हूँ प्यारे बच्चे, मुझको यूपीएससी प्रीलिम्स का ठीक ठाक अनुभव रहा है। मैंने आपको बता दूं कि मैं पिछले 5 वर्ष से यूपीएससी की जर्नी में हूं, तो मेरे को ठीक ठाक अनुभव है, ठीक है। और मैंने यूपीएससी का सीसेट, और आप देखोगे यूपीएससी का मैंने पीटी भी क्वालिफाई किया है, तो मैं इस चीज़ को कह सकता हूं कि मुझे ठीक ठाक अनुभव है कि कैसे चीज़ें होती हैं। आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपका ये जो आपका मई में एग्ज़ाम है, तो ये ध्यान में रखिएगा, मैं आपका मार्च तक पूरा कंप्लीटली सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। इन सब के अलावा 1 महीने में जो हम आपसे डिस्कस करेंगे लास्ट में, अप्रैल में, वो आपसे हम पीवाईक्यू पर बात करेंगे। पीवाईक्यू पर जो यूपीएससी के 13 से 2024 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं उन पर मैं डिस्कस करूंगा। तो एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी के अनुसार, देखिए, मैं बिगनर और एडवांस दोनों स्टूडेंट्स को एक साथ लेने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए समय लगाते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, ये तो आपको पता ही है कि इसमें 1/3 आपका नेगेटिव मार्क काट लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था आपका, ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये भी आपको प्रॉपरली ध्यान रहेगा। चलिए,
तो जो क्लास नंबर इसका पार्ट नंबर आपका पहला हो गया है उसको देख लीजिएगा एक बार, जिसमें हमने लगभग 26 से 27 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे। तो लास्ट जो क्वेश्चन था वो है क्वेश्चन था आपका 27 नंबर, मतलब कि 27 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था, डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था 27 नंबर, बताइएगा क्वेश्चन को वीडियो को पोस्ट करके। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में संबोधित एंजल टैक्स शब्द किससे संबंधित है। ये एंजल टैक्स आपने पढ़ा होगा जब ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं और इकोनॉमी में शेयर बाजार आप पढ़ते हैं, शेयर मार्केट, तो उसी का एक पार्ट है। जब आप FDI पढ़ते हैं, FPI पढ़ते हैं, FII पढ़ते हैं, तो तभी आपको ये पढ़ने के लिए मिलता है एंजल टैक्स। तो चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपको होगी गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों से एकत्रित की गई धनराशि पर लगाए जाने वाला जो कर होता है, इसी को एंजल टैक्स कहते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में केंद्रीय बजट के तत्कालीन वित्त मंत्री जो प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने फंड की लूट को रोकने के लिए इसको पेश किया था। सबसे पहले कब आया था, तो सबसे पहले 2012 में आया था तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, जो देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के दुरुपयोग ही मुख्य रूप से कारक था, और जिसने सरकार को शेयरों की उचित कीमत पर नवीन निवेश पर कर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। खासतौर पर मैं आपको बताना चाहता कि ये तकनीकी रूप से एंजल टैक्स का एक आयकर है, जो गैर सूचीबद्ध कंपनियों निवेशकों, अधिकतर एंजल निवेशकों से आप देखोगे शेयरों और निर्गमन के जुटाई गई पूंजी को देना होता है। ठीक है, ये बेचे गए शेयरों की कीमत और शेयरों को उचित बाजार मूल्य से अधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वो ऑप्शन उसके बाद में। पूछा है आपसे, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PMJUGA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपको देके रखे हैं, आइए देखिए। पहला स्टेटमेंट है, यह केंद्र प्रायोजित पहल है जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों के कल्याण में सुधार लाना है। नंबर 2, यह योजना भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अभिसरण और पहुंच के माध्यम से स्वस्थ शिक्षा और आजीविका जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे में प्रमुख अंतराल को दूर करने पर केंद्रित है। पूछा आपसे, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी ना तो एक ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। प्यारे विद्यार्थी, आप देखोगे अगर हम इसके पहले स्टेटमेंट को देखें, या प्रधानमंत्री जन जो आपका उन्नत ग्रामीण अभियान है, इसके बारे में हम देखें तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जनजातीय समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इसको पुनः प्रयोजित किया गया। खास तौर पर ये केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब होता है जिसका 100% जो फंड होगा, जो खर्च होगा, जो मनी होगी, वो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके खाते से आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको उठाती है, उसको बोलते हैं केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, तो आपका पहला जो स्टेटमेंट होगा ये एकदम आपका राइट हो जाएगा। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले, और यह योजना 30 राज्यों, ध्यान रखना कितने राज्यों में है, ये 30 स्टेट, कुछ कुछ वर्ड नोट डाउन करते रहिएगा, 30 स्टेट्स प्लस यूटीज, ठीक है, इसमें शामिल कर लीजिएगा। और सभी आदिवासी बहुल गांवों, जिसमें आप देखोगे 549 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 549 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 2740 ब्लॉक, कितने, 2740 आपके क्या हैं, ब्लॉक हैं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इन सभी को क्या करता है, ये कवर करता है। ठीक है, और लगभग यह पहल 63,000 गांवों को लाभान्वित करेगा। कितने गांवों को, 63,000 गांवों को। जो विलेज हैं इसमें वो 63,000 के आसपास है। तो जो पहला जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका आप देखोगे सही हो जाएगा। वहीं जो दूसरा स्टेटमेंट है यह भी आपका एकदम सही हो जाएगा।
मतलब कि आप देखोगे यह योजना भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अविष्ण पहुंच के माध्यम से स्वस्थ शिक्षा और आजीविका जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे में प्रमुख अंतराल को दूर करने पर केंद्रित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति अगर हम देखें जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब लगभग कितनी आबादी थी? 10.42 करोड़ इतनी आबादी थी। ध्यान रखेंगे मतलब कि कुल आबादी का ये एसटी जो थी 8.6% था, 8.6% था। ठीक है, जिसे 705 से अधिक जनजातीय समुदाय भारत में, अगर आप देखेंगे तो कितने हैं अब तक? लगभग 705 जो आपके हैं वो जनजातीय समुदाय भारत में रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें दोनों स्टेटमेंट्स ही हैं, पहला और दूसरा दोनों ठीक है, मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आई होप कि आपको विजुअल हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको मालूम है ग्लोबल जेंडर गैप जो निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम निकालता है। अब तक मुझे नहीं लगता कि ये जो मैंने अपने आपसे अब तक लगभग 3 टेस्ट उसके मान लीजिए तो लगभग 15 ये टेस्ट मैं आपसे चर्चा के बिंदु बना चुका हूँ जीएस के। तो जो आपकी ये वर्ल्ड इकोनॉमी जो फोरम की रिपोर्ट है, ठीक है, ये जो आपकी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये चर्चाओं में हमेशा आ जाती है, किसी ना किसी टेस्ट में ये आपको देखने के लिए मिल जाती है, आती जरूर है। तो पहला स्टेटमेंट है कि आइसलैंड जेंडर गैप रिपोर्ट्स 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा। नंबर 2 में कह रहे हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स 2024 में 146 देशों में भारत 127वें स्थान पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए ग्लोबल जो जेंडर गैप है अगर हम देखें इसको जो प्रकाशित करता है वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। जी हाँ, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये प्रतिवर्ष जारी की जाती है और ये इस बार का 18वां संस्करण था। कैफे नंबर का संस्करण था, 18वां संस्करण था और 146 देशों में आप देखोगे जो निरंतर आइसलैंड 15वें वर्ष, ये ध्यान रखना, ये निरंतर कितनी बार, ये अब तक 15वें वर्ष लगातार पहले स्थान पर रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद में फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, वही सारे नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं उसमें आते हैं। वहीं अगर आप देखोगे भारत की बात कर लें 2023 में, अगर भारत की रैंकिंग ये कह रहे हैं कि 2024 में भारत 146 में से 127वें स्थान पर रहा। जी नहीं, ये गलत आपसे डाटा यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, ये गलत है। आप देखोगे 2024 में भारत की जो रैंकिंग रही है 146 देशों में, ये 129वें स्थान पर है, ठीक है, और ये कह रहे हैं 127वें स्थान पे 2023 में आपको देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पोस्ट करेंगे, करेक्ट आंसर देंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे आपसे बैटल या मल्टीलैटरल जो एक्सरसाइज है वो पूछी गई हैं, वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा राइट आंसर। 25 क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ईपीएफओ के बारे में पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पर बताना ऑप्शंस, बताइएगा करेक्ट आंसर बच्चे। 26 नंबर, वीडियो को पोस्ट करें। मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसके बाद ये इसके ऑप्शंस हैं। 27 नंबर, जो एंजल टैक्स है उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, समझा दिया है। 28, ये ऑप्शन है 28 के। 29 प्यारे बच्चे, जो 29 है जो आपका जेंडर गैप वाला है, इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर को ये शामिल करता है। तो इसमें ये 3-4 मीटर हैं इसके जो रखे गए हैं, उसको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसमें जो पैरामीटर होते हैं, एक तो आपकी जो इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन, इकोनॉमी जो पार्टिसिपेशन है एक उसकी बात करता है। इसके साथ साथ आप देखोगे एजुकेशन की बात करता है,
तीसरा एक इसमें नोट डाउन करिएगा, हेल्थ की बात करता है। और चौथा इसमें बात करता है आपका पॉलिटिकल के बारे में, मतलब कि पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला है इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ और राजनीतिक जो सशक्तिकरण है उसके बारे में ये आपसे चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करता है, जिसको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट्स कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट्स, तो इनको ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो आपकी रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर है, कई बार इनको ही पूछ लेता है। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। ठीक है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो देखते हैं क्वेश्चन को, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते चलेंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में प्रेषण में वृद्धि आदि हो सकती है। मतलब कि जो प्रेषण है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक शब्द है प्रेषण। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पर डिब्बा गोल हो जाएगा, क्योंकि प्रेषण क्या है। अब प्रेषण को आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रेषण है, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रेषण के बारे में जो आपको मिलेगा है, एज पर, जरा समझना, एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स ग्रोथ इन रेमिटेंस। जरा समझना, प्रेषण का मतलब है रेमिटेंस की राशि। ठीक है, टू इंडिया में हेल्प इन 2024 which among the following is the reason given in the report for the decrease in growth of remittance to India। मतलब कि कैसे ये घट जाएगा। ठीक है, रेमिटेंस के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। अब देखो वहाँ पर प्रेषण है और यहाँ पर रेमिटेंस है, तो ये थोड़ा सा मैं जैसे आपको, ये एक एडवांस है, आपको ये इस तरीके से आपको देखना आना चाहिए बच्चे। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो इतने इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, रेमिटेंस क्या होता है, ये वर्ड आपके क्लियर होने चाहिए। और ये कहाँ क्लियर होंगे, ये क्लियर होते हैं आपके इकोनॉमी की क्लास में। गॉट इट। आइए, तो ये विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में प्रेषण में वृद्धि हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रेषण की वृद्धि में कमी के लिए रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा कारण दिया गया। मतलब कि प्रेषण की जो कमी अगर होगी तो उसका कारण कौन सा है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। पहला है, संघर्ष और युद्ध के कारण मध्य पूर्व में प्रवास करने वाले भारतीय श्रमिकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। बी, तेल की कीमतों में गिरावट और उत्पादन में कटौती के बीच जीसीसी गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल देशों से होने वाले बहिर्गमन की कमी। ठीक है, जो आपके खाड़ी, जो आपके सहयोग परिषद कंट्रीज़ हैं, उनसे देशों में क्या है, बहिर्गमन में कमी देखने के लिए मिली है। सी में कह रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य भू राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। डी, भारतीय रुपये के मजबूत होने से धन संप्रेषण की मांग कम हो गई है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दीजिएगा, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी और अच्छे से हो सके। बताइएगा, देखिए आई होप कि अब आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। बताइए, लीजिए बच्चे, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, तो मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इसका आंसर बड़े अच्छे वे में बता सकूँ। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि तेल की कीमतों में गिरावट और उत्पादन में कटौती के बीच में जो खाड़ी सहयोग परिषद देशों से होने वाले बहिर्गमन में क्या हुई है बच्चे, कमी आई है। आपको बता दें कि 2023 के, अगर ये इस चीज़ को देखें कि भारत में प्रेषण धन की वृद्धि वर्ष 2023 के कितना था, 2023 में 7.5% से घटकर कितना हो गया है, 2024 में आज यह 3.7% हो गया। मतलब समझिएगा आधे से भी कम चला गया। ठीक है, आधे से क्या हो गया, कम, लगभग 50% तक रह गया। ये संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। हालांकि अपने नवीनतम प्रवासन और विकास के कारण बहुपक्षीय बैंक ने कहा है कि भारत द्वारा अपने एकीकरण भुगतान इंटरफेरेंस, मतलब कि यूपीआई को संयुक्त अरब अमीरात, देखो भारत ने क्या किया है, जो यूपीआई है उसको यूएई में, यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस सिस्टम है, ठीक है, भारत का यूपीआई, तो उसको यूएई में भी उसको, और सिंगापुर यहाँ पर भी इसको लागू किया गया है और यूएई में भी। ठीक है,
सिंगापुर जैसे स्रोत देशों के साथ जोड़ने के प्रयासों से लागत में भी कमी और धन प्रेषण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 31। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन क्या है। संयुक्त ऋण तंत्र JCM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहे हैं आपसे कि भारत और जापान ने हाल ही में संयुक्त ऋण तंत्र मतलब कि JCM की स्थापना के लिए सहयोग विज्ञापन पर हस्ताक्षर आप देखोगे करने की योजना बनाई है। जो आपका संयुक्त जो ऋण तंत्र है ये आपको इंडिया प्लस जापान इन दोनों के बीच में किया गया है, तो ये बात एकदम सही है। दूसरा कथन में कह रहे हैं कि कथन दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि JCM का उपयोग आगे चलकर दोनों देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान उत्सर्जन में कटौती और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लिए एक जलवायु कार्य योजना को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। मैं कहूँगा प्यारे बच्चे आप देखोगे जो पहला स्टेटमेंट है वह भी सही है कथन, और जो दूसरा कथन है वह भी सही है, और कथन दूसरा कथन एक की सही व्याख्या भी करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान संयुक्त ऋण तंत्र के सहयोग को ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं और जिसके तहत उत्सर्जन कटौती क्रेडिट को साझा किया जाना शामिल है। इस तंत्र के तहत में कार्बन क्रेडिट को एक संचारित, आप देखोगे जो कार्बन ट्रेडर आपने पढ़ा है ना, कार्बन क्रेडिट तो आपने पढ़ा ही होगा भाई। ए कंपनी है वो सभी आप जानते हैं, बी कंपनी है, इसके पास मान लीजिए 100 यूनिट थे उत्पादन के, इसके पास भी 100 थे, परंतु ए ने क्या कर दिया 110 यूनिट उत्पादन कर दिया। ठीक है, कार्बन का कितना कर दिया 110 यूनिट कर दिया, तो अपने से कितना अधिक कर दिया 10, और जो बी थी बी कंपनी ने क्या किया मात्र 90 किया, तो इसके पास में 10 यूनिट शेष था, तो इसने 10 यूनिट को क्या किया मार्केट में बेच दिया और ए ने खरीद लिया, तो ए ने क्या किया बी को पैसे दे दिए और फिर इसने 110 इसके बदले में भी। तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे सर कार्बन क्रेडिट तो आप देखो फिर से कार्बन इतना हुआ, लेकिन बच्चे अब तो इतना हो गया, परंतु जो ए कंपनी है वो कहेगी कि मैंने तो कार्बन क्रेडिट 110 और उत्पादन किया ए के बराबर, तो इसका मतलब है मुझे भी इस पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये कार्बन क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इस परियोजना तभी शुरू की जा सकती है कि जब संयुक्त समिति द्वारा समर्थन दिया जाएगा और दोनों सरकारें प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर जारी किए गए ऋणों को क्या कर सकती हैं अधिसूचित किए जाएंगे। तो दोनों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि जो आपका संयुक्त ऋण तंत्र है ये अभी हाल ही के दिनों में चर्चाओं में रहा है, तो किससे रिलेटेड है, तो कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसको क्या करना है बच्चे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 32, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैपिंग से है, ये क्वेश्चन मैपिंग से है, और अभी हाल ही में क्या हुआ था SCO की सबमिट भी हुई थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कुछ आपको 5 कंट्री हैं जैसे तजाकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। कितने देश संघाई मतलब कि SCO सदस्य हैं, केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। तुक्का नहीं मारना है बच्चे, तुक्का नहीं मारना है, ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं तुक्का लपेट देते हैं। देखिए आइए, आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे जो आपका SCO है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए SCO की उत्पत्ति संघाई जो आपके 5 के रूप में आई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1996 में हुई थी, 1966 में। ठीक है, जिसमें खासतौर पर 5 सदस्य देश इसमें शामिल थे। कौन कौन से थे उसका ध्यान में रखेंगे। एक था आपका चाइना, दूसरा था रशिया, तीसरा था जो आपका किर्गिस्तान, उसके बाद जो चौथा देश था वो था आपका तजाकिस्तान, और 5वां जो देश था वो था आपका कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, तो ऐसे लिख सकते हैं कजाकिस्तान, इसको कजाकिस्तान बोलते हैं, इसको खा आता है इसमें। ठीक है, कजाकिस्तान,
इंडिया में बोलते हैं। तो 5 कंट्री थे ये 1996 में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे खासतौर पर ये एक तरीके से धार्मिक उग्रवाद, जातीय जनाब जैसे मुद्दों पर 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद ये उभरे थे, ठीक है। इन सब के अलावा एससीओ की आधिकारिक जो स्थापना हुई थी, ये तो स्थापना इन्होंने बनाई थी, लेकिन जो ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर आप देखोगे तो 15 जून 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 2001 में इसकी वास्तविक आधिकारिक तौर पर स्थापना हो गई थी वैश्विक स्तर पर। जब इसमें उज्बेकिस्तान छठे देश के शामिल हुआ था, तब इसमें कौन सा हुआ था? 6 नंबर का उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान था, ये कब मिला था? ये इसमें छठे नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बेलारूस को 10वें रूप में इसमें शामिल किया गया, अभी बेलारूस इसमें शामिल हुआ है। तो अभी जो कौन कौन से कंट्री हैं आप देखोगे, उसको अगर थोड़ा सा हम जानें तो इसका मूलभूत उद्देश्य है शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करना और कई चीज़ों को एक साथ लाने की स्थापना करना। तो देखिए, ये आतंकवादी गतिविधियों को, धार्मिक जो आपकी कई समस्या थी उन पर इसको क्या किया गया था? लागू करने का प्रयास किया गया था। चलिए देखिए कौन कौन से देश हैं। तो आपका तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं था, बेलारूस इसमें शामिल है। क्या भारत इसके अंतर्गत शामिल है? देखिए, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान। याद में रखना, इसमें बेलारूस भी शामिल हो गया है और ईरान भी शामिल हो गया है, ठीक है। ईरान भी इसका सदस्य शामिल हो गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अफगानिस्तान और मंगोलिया इस संगठन के पर्यवेक्षक राज्य हैं और हाल ही 2024 में एससीओ का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ था। ये ध्यान में रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि 2024 का जो एससीओ समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका, किस में हुआ था? कजाकिस्तान के कजाखस्तान, ये है कजाखस्तान। इसका एक शहर है जिसको बोलते हैं अस्ताना। क्या बोलते हैं? अस्ताना। 2024 का ये यहाँ पर ही हुआ था, ठीक है, जो इसका समिट हुआ था। और इसमें खासतौर पर भू राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय नेताओं के मुद्दों की चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। क्या भारत इसमें शामिल है? जी हाँ, भारत इसमें शामिल है। भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, ये दोनों 2000 आई थिंक, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 2017 में ये शामिल इसमें हुए थे, ठीक है। और भारत की इसमें ठीक ठाक पकड़ है, आपको सबको पता ही है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो इसमें कौन सा देश नहीं है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य शामिल नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो चौथा नहीं है, पाँचवा है। तो कितने हैं आपसे पूछा था, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा, मतलब कि आपके केवल 4 इसके सदस्य देश शामिल हैं। गॉट इट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी हो सके। देखिए बच्चे, अंतरिक्ष मैत्री मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक यहाँ पर आपसे मिशन पूछा गया है अंतरिक्ष मैत्री, जरा समझना कौन सा है? अंतरिक्ष मैत्री के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। पहला है, यह भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटना एवं धारणीय अंतरिक्ष परिवेश को बढ़ावा देना है। देखिए बच्चे, जो आपकी लेबोरेटरी में जो आज लगातार आपको, ठीक है, डस्ट दिखाई दे रही है, मैं कहूँगा कि आपको जो कचरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है। तो उसको लेकर के कई ऐसे राष्ट्र इस पर काम कर रहे हैं। उसी में से भारत ने और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के एक सहयोग किया है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं कि इस मिशन में भारत में निर्मित तथा ऑस्ट्रेलिया में एकीकृत ऑर्बिटल सर्विंग व्हीकल का प्रक्षेपण शामिल है। देखो, ये जो प्रक्षेपण होगा ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, बल्कि ये जो प्रक्षेपण होगा इसका जो प्रक्षेपण किया जाएगा वो इंडिया में किया जाएगा, ठीक है, श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन श्रीहरिकोटा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है, ठीक है। सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका वो रोंग हो जाएगा बच्ची। वहीं तीसरा स्टेटमेंट है, यह ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष निवेश, मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया प्रोजेक्ट का एक हिस्से के रूप में जाना जाएगा। तो ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो देखो, अब आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एलिमेंट पैटर्न आप इसमें लगा सकते हैं। अब देखो आप कैसे लगा सकते थे, इसमें आपको ये भी मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसा प्रक्षेपण जो स्टेशन है वो नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये ध्यान रखना है।
तो इसको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है तो आप कहोगे भी ऑस्ट्रेलिया में कैसे छोड़ देगा, तो जो आपका पहला है वो सही हो जाएगा, तो दूसरा गलत था। अब दो जहाँ हैं वो इसका गलत आंसर होगा, मतलब कि आपका दूसरा ए में है, दो डी में है और दो सी में, तो आपका ए सी और डी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ बच्चे। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछना है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी तरीके से एक शब्द आता है इकोवास, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, वो भी बहुत चर्चाओं में आजकल। अब तीन स्टेटमेंट है। पहला, यह है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। नंबर 2, इसके सदस्यों का चयन महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। नंबर 3, इसके द्वारा शांति स्थापना मिशनों या सैन्य हस्तक्षेपों का प्रबंधन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी केवल 3। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आइए देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है पहले जान लेते हैं। ये आपका इको जो शोक है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी बच्चे, इसकी स्थापना की गई थी 1945, मतलब कि 1945 में इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र के। ये 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के आर्थिक और सामाजिक संबंधित कार्यों और समन्वय की जिम्मेदार के लिए ठहराया जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये आपका सही है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, और इसमें लगभग 54 सदस्य देश हैं। कितने हैं ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो मेंबर हैं वो कितने हैं आपके 54 हैं। महासभा द्वारा 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, तो ये भी बात सही है, मतलब कि आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। वहीं बात कर ले तीसरे स्टेटमेंट की, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका कदापि सही नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा शांति स्थापना मिशनों या फिर सैन्य हस्तक्षेपों का प्रबंधन किया जाता है। मतलब ये हुआ, आप देखोगे यूनाइटेड नेशन जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो उसके सदस्यों के रूप में आता है, ठीक है, जो क्षेत्र शांति व्यवस्था को बनाने का प्रयास करता है। इसमें ये नहीं काम करेगा। 25 जुलाई 2024 को वार को वर्ष 2025 सत्र जुलाई 2024 और 2025 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है ये ध्यान में रखना है, बावरे, ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इनको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। कौन है, बावरे। तो बावला करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आपको याद करना है। देखो आपसे नहीं पूछ रहा कोई, बट आपको तो भाई क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका कदापि ठीक नहीं है, मतलब कि असत्य है। पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पर 3 है, थर्ड है, वो काट दो। तो 3 कहाँ कहाँ पर है आपका, डी में है, सी में है, तो यहाँ पर 3 है, ये तो होगा नहीं। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पोस्ट करेंगे, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो ऑलरेडी हो गया। नहीं बच्चे, मैंने इस पर आपसे देखा था ना, जो संप्रेषण वाला वर्ड था उसको देखा था, ग्रोथ इन रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, एक बार और पुनः बता देता हूँ रेमिटेंस के बारे में। रेमिटेंस होता है, मान लीजिए ये ए है, ए नाम का व्यक्ति है जिसका नाम है चंदू, और ये चला गया कहाँ, UAE में, क्या करने, काम करने के लिए। ये चंदू इंजीनियर है और ए चला गया जाता है चंदू, ठीक है। अब ये चंदू क्या कर रहा है, इसकी फैमिली कहाँ रहती है, इंडिया में रहती है, ठीक है, इंडिया में रहती है। तो इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके भाई बहन होंगे या फिर इसकी अपनी फैमिली होगी, तो उनके लिए क्या करता है, ये मंथली भाई पे करता है, वहाँ से पैसे भेजता है। तो उस चंदू की जो भेजी गई, ठीक है, पेंशन है या फिर जो भी आप कहोगे, जो भारत में आ रहा पैसा है उसके परिवार के लिए, उसी को रेमिटेंस कहते हैं, वही रेमिटेंस की राशि होती है। गॉट इट। चलिए तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को पोस्ट करके दीजिएगा राइट आंसर, लीजिएगा, मैं इसको और कर देता हूँ। एक एक स्टेटमेंट आप पढ़ें। देखिए 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ज्वाइंट ग्रांटिंग मैकेनिज्म JCM, स्टेटमेंट 1 एंड 2।
ये ऑप्शन है इसके। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, तैंतीस नंबर, चौंतीस नंबर, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए थोड़ा बफरिंग कर रहा है क्या। आइए 35 नंबर को देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में समाचारों में रही न्यूरो राइट्स की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। किसको? न्यूरो राइट्स की अवधारणा को। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए, यह चैट जीटीपी और जेमिनी जैसे नए पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में खुफिया जानकारियां एवं प्रसंस्करण के लिए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने पर केंद्रित है। बी, यह संज्ञानात्मक समृद्धि प्रौद्योगिकियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके विनियमन से संबंधित है। सी, यह चिकित्सा संबंधी अनुसंधान हेतु सहमति के बिना मस्तिष्क डेटा के अप्रतिबंधित उपयोग की वकालत करने के केंद्रित है। डी में कह रहे हैं कि यह मस्तिष्क कंप्यूटर जिसको इंटरफेस एवं न्यूरो टेक्नोलॉजी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में व्यक्तियों की गोपनीयता एवं मानसिक कल्याण के अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसके बारे में पूछा आपसे? न्यूरो राइट्स के बारे में पूछा है। ठीक है, एक शब्द है न्यूरो राइट्स। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो न्यूरो राइट्स है ये एक तरीके से प्रस्तावित अधिकारों का एक समूह है जो कि मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस और न्यूरो टेक्नोलॉजी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में व्यक्तियों की गोपनीयता और मानसिक कल्याण अधिकारों की रक्षा पर बात करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 36, बायो E3 नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो आपकी बायो E3 है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, ये नीति है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 4 स्टेटमेंट देकर के, फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन, दूसरे में कह रहे हैं जलवायु अनुकूलन कृषि, तीसरा भविष्योन्मुखी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान, और चौथे में कह रहे हैं पेट्रोल में बायोडीजल का सम्मिश्रण। उपयुक्त में से कौन से विषय इस नीति के अंतर्गत शामिल हैं? केवल 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बायो E3 नीति की बात कर ले तो ये खास तौर पर नीति को इसको मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार की राष्ट्रीय पहलों जैसे कि नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था, मतलब कि ये लाइफ का एक जो लाइफ मिशन है भारत का उससे रिलेटेड है। और ये नेट ज़ीरो जो आपका ई कार्बन है उसको रेखांकित करने का प्रयास करता है। ठीक है, जो मिशन लाइफ है, मतलब कि पर्यावरण अनुकूलन और जीवन शैली के साथ में संरेखीय उच्च प्रदर्शन जैसे जैविक आपके जो भी निर्माण है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसमें 6 विषयों पर इसको प्रकाश डाला गया है बायो E3 नीति में, और इसमें 6 जो विषय हैं जैसे आप देखोगे जैव आधारित रासायनिक और एंजाइम। ठीक है, तो इसको रखा गया है। इन सब के साथ साथ फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन, लक्षित जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूलन, कृषि, कार्बन कैप्चर, ड्यूटिलाइजेशन और भविष्य के लिए समुद्री सुरक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो इसमें क्या पेट्रोल बायोडीजल के सम्मिश्रण की बात की गई है? तो आप कहोगे नहीं, इसमें पेट्रोल और बायोडीजल की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। कई बच्चों ने इसका जो राइट आंसर दिया होगा ना, मैं भी बता रहा हूँ आपको, वो इन्होंने डी दिया होगा, जबकि चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 37, प्लास्टिक से रिलेटेड है। प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत एवं नाइजीरिया प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देने वाले 2 देश हैं, मतलब कि भारत और नाइजीरिया। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्लास्टिक संधि विकसित की है।
उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या सी सही है या फिर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर आपका 37। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो ये एकदम सही है कि भारत और नाइजीरिया प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे अधिक दो देश हैं। प्रतिवर्ष अगर हम देखें भारत सबसे अधिक योगदान दे रहा है। प्रतिवर्ष लगभग प्लास्टिक प्रदूषण में अगर भारत की बात कर लें तो भारत 9.3 मिलियन टन, इतना भारत प्लास्टिक प्रदूषण करता है। ठीक है, वहीं आप देखोगे जिसमें 5.8 मिलियन टन, ठीक है, जलाया गया प्लास्टिक है और 3.5 मिलियन टन मलबे के रूप में उत्पादित होता है। वहीं भारत का नाइजीरिया योगदान की बात कर लें तो नाइजीरिया का योगदान कितना है, 3 आप देखोगे 5 के आसपास रखा गया है। इन सब के अलावा 3 ठीक है, इन सब के अलावा इंडोनेशिया 3.4 मिलियन टन और चीन 2.8 मिलियन टन के रूप में आता है। ठीक है, तो सभी लगभग है। वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका, दूसरा स्टेटमेंट गलत है बच्चे। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सभा ने वैश्विक स्तर पर एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्लास्टिक संधि विकसित की है। देखो हुआ क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा ने, ठीक है, वैश्विक प्लास्टिक संधि की दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बजाय प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है, ये इसको बैन नहीं कर रहा है, ये रोक नहीं रहा है, बल्कि जो प्रदूषण हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए 3 स्टेटमेंट है। पहला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। बात एकदम आप देखोगे सही है। टोटल जो मेंबर है बच्चे आप देखोगे इसमें 15 मेंबर है, जिसमें से जो आपके 10 हैं ये अस्थायी होते हैं, ठीक है, और 5 सदस्य इसमें स्थायी हैं। जो 5 सदस्य स्थायी हैं इनके बारे में आपको इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इनका नाम आपको स्थायी जो सदस्य हैं ये एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दूसरे स्टेटमेंट संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब कि UNGA द्वारा प्रत्येक वर्ष गुप्त मतदान के माध्यम से सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। देखिएगा जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका एकदम सही है। ठीक है, 10 सदस्यों का होता है, ये भी सही है। ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन, बिल्कुल ये सही बात है, चीन है, फ्रांस और रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ये भी बात इसमें सही है क्योंकि ये स्थायी सदस्य हैं। अब यहाँ पर कई बार चीन अपना हित और चाहने के लिए इसका क्या करता है, दुरुपयोग करता है। ठीक है, तो ये है। और इसमें क्या है, जो स्थायी सदस्य होते हैं ध्यान रखेंगे, जो स्थायी सदस्य हैं इनका इतना सब कुछ ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन्होंने अगर एक ने भी 5 में से एक ने भी वोट नहीं किया, ध्यान में रखेंगे, एक ने भी वोट नहीं किया तो उस स्थिति में जो भी बिल लाया जाएगा वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों बातें क्या हैं आपकी सत्य हो जाएंगी, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 3। क्वेश्चन है आपका 39। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं, मतलब कि जो इंडियन मानसून है उसको कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। बहुत इजी है इसका, तो आप राइट आंसर क्या करेंगे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इंडियन मानसून आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कई क्लासें अपने स्तर पर भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। तो इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है। पहला है एल नीनो और ला नीना, हिंद महासागर जो आपका इंडियन ओशन डाइपोल है, हिमालय का जो आप देखोगे हिमवरण है वो भी करता है, और आर्कटिक हिम का पिघलना ये भी करता है भाई, पानी का ठंडा गर्म होना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ए केवल 1 और 2, बी 2 1 2 और 3, सी 1 2 3 और 4, डी
केवल 1, 3, 4। वीडियो को पोस्ट कर लें, करेक्ट आंसर बता दें। इसका राइट आंसर दें, ठीक है, नहीं तो मैं इसका करेक्ट आंसर अगली क्लासेस में आपसे डिस्कस कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोलियो वायरस के संदर्भ में भारत तो आप देखोगे पोलियो से मुक्त है। पोलियो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा इसे वर्ष 2014 में इसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि हाल ही में भारत में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस VDPV का पहला मतलब मामला मिला है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। देखिए हुआ क्या था, भारत तो इससे विमुक्त हो गया था, भारत के पास में तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में देखने के लिए आपको ये मिला है कि भारत में भी इसके आपको मामले मिल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पोलियो वायरस होता क्या है, WHO ने लगातार 3 वर्षों तक यहाँ तक कि वाइल्ड प्राकृतिक से व्युत्पन्न पोलियो वायरस जो होता है उसका कोई मामला नहीं सामने आया था। परंतु पोलियो मुक्त होने का तात्पर्य होता है वायरस का पूर्ण उन्मूलन नहीं, ठीक है। यह दर्शाता है कि देश में वाइल्ड पोलियो वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पोलियो के फिर से उभरने और रोकने के लिए सतर्कता की अभी भी आवश्यकता है, विशेषकर आप देखोगे वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस जो आप बनाई गई है उसके मामले। तो भारत ने इसको लेकर के काम किया है और इसका क्योंकि ये अपनी विषाणुता को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान में रखना पोलियो किससे होता है, विषाणु से होता है, ये भी ध्यान में रखना। विषाणु बोले तो वायरस, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखो। तो इसके दोनों बातें ठीक हैं। तो पोलियो से भारत 2018 में मुक्त हो गया। 35 का बच्चे बताइएगा इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पोस्ट करके। 36, 37, 38, वीडियो को पोस्ट करके बताएं आंसर। बच्चे ये दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज है जिसमें हम आपसे हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में चर्चा कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क में प्रोवाइड करवाई जा रही है जो कि UPSC 2025 को टारगेट करते हुए है। आप इसको 2026 में भी क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। ये उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगी, ना केवल UPSC बल्कि स्टेट PCS और अदर एग्जाम के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। देखिए जिंक आयरन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जिंक आयरन बैटरी है उसके बारे में, क्योंकि आजकल लगातार बैटरियों को लेकर के, ठीक है, जिस तरीके से व्हीकल्स बनते चले जा रहे हैं तो बैटरी, ठीक है, उसको लेकर के कई ऐसी चीज़ें देखने के लिए आपको मिल रही हैं। जिंक आयरन बैटरियाँ लिथियम आयरन बैटरियों का कम लागत वाला और सुरक्षित विकल्प है जो विभिन्न तापमान श्रेणियों में स्थिर प्रदर्शन प्रदान करती है। नंबर 2, लिथियम आयरन बैटरियों के विपरीत जिंक आयरन बैटरियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करती है जिससे वे वृद्ध स्तर पर उत्पादन के लिए टिकाऊ बन जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं जिंक आयरन बैटरियों के बारे में। जिंक आयरन बैटरी, देखिए आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। पहला भी इसमें ठीक है और दूसरा भी ठीक है, मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मतलब कि DST ने आप देखोगे स्वायत्त संगठन जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान जो बनाया गया है जिसको JNC ASR के रूप में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मतलब कि HZL के साथ में एक समझौता ज्ञापन किया गया। इसमें एक नए प्रकार के बैटरी को विकसित करना है जिसको जिंक आयन बैटरी के रूप में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इसको रखा गया है। जिंक आयन बैटरियों को कच्चे माल के रूप में जो जिंक की समर्थता के कारण लिथियम आयन बैटरियों का कम लागत पर, याद रखना है आपको, ठीक है, ये एक विकल्प माना जाता है और सुरक्षित भी है, ठीक है, क्योंकि जिंक ज्वलनशील नहीं होता है और तापमान को एक विस्तृत श्रृंखला में अधिक स्तर प्रदान करता है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 42, मतलब कि ये एक
रुद्रम 2 एक मिसाइल है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, रुद्रम 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह डीआरडीओ द्वारा विकसित वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, मतलब कि एयर टू लैंड, एयर टू सरफेस कहते हैं, एयर टू सरफेस, ठीक है। ये एक तरीके से मारक क्षमता वाली है। यह एक ठोस प्रणोदक विकिरण रोधी मिसाइल है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे, आप देखोगे इसका राइट आंसर सी होगा, मतलब कि दोनों बातें इसकी सही हो जाएंगी, ठीक है। दोनों बातें क्या हो जाएंगी? इसकी आपको सही देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अगर हम देखें इसके बारे में, रुद्रम के बारे में, इसको डीआरडीओ द्वारा का आप देखोगे विकसित किया गया था, और उड़ीसा तट चांदीपुर एकीकृत परीक्षण एजेंसी के भारतीय वायुसेना जो इंडियन फोर्स है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स है, सुखोई 30 M के 1 प्लेटफॉर्म से वायु से सतह पर मार करने के लिए रुद्रम जो सेकंड मिसाइल है उसको सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया गया है। ये स्वदेशी रूप से विकसित है, ये भी ध्यान में रखना है। कैसी है? ये स्वदेशी है, ठीक है, स्वदेशी मिसाइल है, ठीक है। और ये क्या है? एक तरीके से ठोस प्रणोदक पर विकसित है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। और वायु से सतह पर मार करने वाली कई प्रकार की दुश्मन संपत्तियों को ये क्या कर सकते हैं? बेअसर करना होती है। इसकी रेंज की बात कर लें तो इसकी जो रेंज है उसको अगर हम देखें, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट लिख दूँ। इसकी अगर रेंज की बात कर लें तो इसकी जो रेंज है, आपको इसकी रेंज जो देखने की मिलेगी, ये 300 किलोमीटर है, ठीक है। इन सब के अलावा आप देखो गति की बात कर लें, इसकी जो स्पीड है वो स्पीड है 5.5 मैक, मतलब कि मैक होता है वायु की गति से इतने गुना। और पैलोड की बात कर लें, कितने किलोग्राम, ये जो इसका जो वेट है पैलोड, ठीक है, पीएल लिख देंगे। पैलोड की बात कर लें तो 200 किलोग्राम तक है, ठीक है, इसका पेलोड। और अध्ययन के मुताबिक अगर हम देखें तो 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुश्मन की रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार के संकेतों का पता लगाया जा सकता है। तो ये 100 किलोमीटर से क्या कर सकती है? जो रेडियो होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपके रडार है उसका क्या कर सकती है? 100 किलोमीटर दूर से ही ये पता लगा सकती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बातें आपकी ठीक है। प्यारे बच्चे, पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो टेलीग्राम पर और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन वायर सिविल सर्विस के नाम से आईडी है। चलिए, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स कर सकते हैं बेहिचक बेधड़क, ठीक है। एजुकेशन वायर अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए हम तत्पर हैं, ठीक है। जो हमारा संकल्प है उसको हम आगे लेकर के चल रहे हैं। कथन देखिए पहला क्या है, आइए जान लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसमें कि आप देखोगे फाओ की विश्व वन स्थिति 2024 जिसको बोलते हैं शोफो 2024 रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वनों पर वन अग्नि और कीटों जैसे तनावों के संकट में वृद्धि हो रही है। वन अग्नि तो आप सभी देख रहे हैं अमेरिका की क्या हाल है, ठीक है। दूसरे कथन में कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, अब ये क्यों हो रहा है कि कीटों का परीक्षण, मतलब कि कीटों का हमला हो रहा है वहाँ पर, जैसे टिड्डी हमले याद कीजिए कोविड पैंडेमिक के समय भारत में भी, ठीक है, कितना तगड़ा टिड्डी दल आया था वो। और उसके साथ साथ वन अग्नि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जंगलों की आग क्या दिख रही है, आज भी दृश्य आपको दिख रहा है अमेरिका में प्रेजेंट में इसका। तो इसका रीज़न है कि जलवायु परिवर्तन का कारण दीर्घकाल तक सूखे की स्थिति रही है, जिससे अग्नि की तीव्रता और अधिक की खपत से वृद्धि हुई है। उपयुक्त देखो इसका ये बिल्कुल एकदम सही है, इसमें कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है, कथन एक और कथन दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 44, मतलब कि 44 नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंडियन पॉलिटी से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना का बेसिकली मैंने आपको पूरा रिवीजन क्लास आपको दिया है, ठीक है।
आई होप कि मुझे लगता है इसका आंसर तो आप यूं ही दे देंगे चुटकियों में, ठीक है। देखिए पहला है केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। नंबर 2, प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है और इसमें प्रदान अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या फिर है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। तो वीडियो को पोस्ट करके इसका करेक्ट आंसर 44 जो नंबर है, ठीक है, प्रस्तावना से रिलेटेड है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चनों में से बहुत मैं कहूँगा इजी है। तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो दीजिएगा जो 44 नंबर है इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो इजी क्वेश्चन है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनका आंसर बहुत ही अच्छे वे में देंगे, और इजीली क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ कि उनका आंसर आप दें, आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली हो, और वीडियो को पोस्ट करके आवश्यक रूप से आंसर देने का प्रयास भी कीजिएगा। जो बच्चे आंसर देते हैं, जैसे रूबी है, एक दीक्षा नाम की हैं, और भी हैं कई ऐसे, गोलू है, 2-4 ऐसे स्टूडेंट्स के नाम मेरे को परफेक्टली तरीके से याद हो गए क्योंकि उनके कमेंट्स आते हैं। एक भोजपुरी स्टार करके कोई आईडी है, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो भी लगातार आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये है 45 नंबर क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डीपीएसपी से, अब मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लग रहे होंगे, क्योंकि कई बार मैंने आपके पॉलिटी के अब तक 3-4 टेस्ट भी करवा दिए हैं। ये कह रहे हैं वे आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। दूसरे में कह रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। देखना जरा, यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं। तीसरे में कह रहे हैं उनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें, केवल 1 और 2। दूसरे में कह रहे हैं कि 2 और 3। तीसरे में कह रहे हैं 1 और 3, और डी में कह रहे हैं 1, 2 और 3। तो वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें अपना, ठीक है। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको देना है बच्चे, बहुत इजी है, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अरे जिस स्टूडेंट्स को, मुझे नहीं लगता कि आपका आर्टिकल नंबर, यार देखो बड़ा ईजी है, क्यों आप इतना लोड ले रहे हैं? अगर आर्टिकल आपने 37 पढ़ा है, वो क्या कहता है कि आप डीपीएसपी को क्या आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को ले जाते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की बात करता है। क्या आप डीपीएसपी को ले जा सकते हो? आप कहेंगे नहीं, तो दूसरा वैसे ही गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर, बहुत ईजी है, अब तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बताइएगा 45 का राइट आंसर दीजिएगा। 46 के करेक्ट आंसर की बात करें, आइए देखिएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं भारत में आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो आपके इमरजेंसी प्रोविजन है उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति की लिखित स्वीकृति आवश्यक है। जरा समझना, अगर आप जब नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन लगाते हैं तो उस समय जो आपके राष्ट्रपति होंगे उनकी लिखित आप देखोगे लिखित जो प्रतिलिपि होती है वो क्या बहुत ज़रूरी होती है, उसके बारे में आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है, बताइएगा। इन सब के अलावा सेकंड में कह रहे हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों में लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार भी शामिल होता है। जरा समझना, लोकसभा, बिल्कुल। देखो जिस स्टूडेंट्स ने संविधान भाग नंबर 18, जरा समझना, भाग नंबर 18 और आर्टिकल 352 से 360 पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो स्टूडेंट्स को कोई समस्या या दुख दर्द इसमें होगा। और जिस भी स्टूडेंट्स ने, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। 3 प्रकार का आपातकाल होता है। आर्टिकल जो आपके हैं, अगर आर्टिकल की बात कर लें, आर्टिकल 352 ये कहता है नेशनल इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है, इसके बारे में। वहीं आर्टिकल जो आपका 356 है, ये कहता है आपका जो राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंस जो आपका शासन होता है उसके बारे में। उसके साथ साथ जो 360 है वो कहता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। तो प्रेसिडेंस इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो वो इसका राइट आंसर देगा। और मुझे नहीं लगता इसके कठिन आपको क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन है जिसके चलते आप इसका करेक्ट आंसर दे देंगे। चलिए, आपने रिवाइज तो किया ही होगा, मैं बोलता रहता हूँ आपसे बार बार क्लास में कि पॉलिटी का तो आप रिवीजन कीजिएगा। अब तो आपकी क्लास भी चल रही है PT 365, तो बताइए इसका भी करेक्ट आंसर। चलिए
इंग्लिश वाले विद्यार्थीगण दीजिएगा करेक्ट आंसर 41 नंबर। बयालीस का बताइएगा करेक्ट आंसर। थोड़ा दोस्ती पे थोड़ा फोकस कम कीजिएगा और पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा बच्चे। दोस्त बनाते चलिएगा और दबा के स्टडी करते रहिएगा। कोई पूछे तो पढ़ते हो नहीं, क्या करते हो, सोते हैं और दबा के पढ़िएगा, क्योंकि कोई नहीं देखता आपकी कितनी मेहनत की जा रही है और कितने नहीं पढ़ रहे हैं आप। बस ये लोग देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है। बट लोगों से आप जिस दिन समझ जाओगे, लोग उस पर इतना फोकस ना करें, खुद पर फोकस करें तो चीज़ें और बेटर होती हैं। ठीक है, चलिए। यूपीएससी की जर्नी ना केवल आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंट बनाती है, बल्कि स्टूडेंट्स आप देखोगे ये आपको बहुत कुछ बनाती है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी, यूपीएससी आपको न केवल आईएएस का पद, इन सब के अलावा आपको एक अच्छा व्यक्तित्व आपका निर्माण करती है और आपको समाज को देखने का, ठीक है, हर एक सेक्टर में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, हर एक सेक्टर में आपका दृष्टिकोण सोशल बदल जाता है। बताइएगा स्टूडेंट, वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देते रहिए। चलिए, क्वेश्चन है आपका 47। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के संदर्भ में अर्धसंघीय शब्द को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करता है? अर्धसंघीय, ठीक है, सुना ही होगा आपने। भारत क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। भारत एक अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। को फेडरेशन सिस्टम है, फेडरेशन सिस्टम नहीं है भारत, फेडरल सिस्टम नहीं है, ध्यान में रखना है। भारत को फेडरल, भारत फेडरल सिस्टम नहीं है, ठीक है, को फेडरल सिस्टम है। अमेरिका फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो उसके बारे में आपसे पूछा है और मुझे नहीं लगता है कि, देखो, ऐसे क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स देता है यूपीएससी। अब ऐसे ही पूछता है बच्चे, एक शब्द दे देगा उसका। अब देखो, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। और ये बेसिकली आपको कहाँ मिलती है? मैं कहता हूँ कि यूपीएससी में आपको जो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, या आप व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं, चाहे वो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, दृष्टि की पढ़ते हैं, या एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो एनसीईआरटी है वह बहुत अच्छे से आपको शब्दावली बताती है। एक और बात मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान ये चीज़ सीखी थी कि जब टीचर हमको कुछ शब्दावली सिखाते हैं ना, स्टार्टिंग की जो क्लासें होती हैं, लगभग ये आप देखोगे 2 से 5 क्लासेस होती हैं, लगभग 1 से 5 क्लासेस के आसपास वो करवाते हैं, और उसमें पूरी शब्दावली पॉलिटी की आपको कवर करवा देते हैं। वह वो शब्दावली है जिसके इर्द गिर्द आपकी पूरी पॉलिटी घूमती है, ठीक है। उन्हीं शब्दावली को आपको समझ करके आप पूरी पॉलिटी को समझ सकते हैं। परंतु होता क्या है, स्टूडेंट्स उसी को नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने तो फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, सिटीजनशिप पढ़ के रखा है, राष्ट्रपति पढ़े हुए हैं, पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ा हुआ है, डीपीएस भी पढ़े, तो उनको तो वही चाहिए। जबकि बच्चे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं को फेडरल सिस्टम के बारे में। बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए है, इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रणालियों के तत्व सम्मिलित हैं तथा आपातकाल के दौरान केंद्रीकरण को और झुकाव होता है। बी में कह रहे हैं कि यह राज्यों को पूर्ण संप्रभुता की गारंटी प्रदान करता है, जिससे वे केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। ये तो फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, अमेरिका में ये भारत में नहीं है। सी में कह रहे हैं यह शक्तियों का एक पदानुक्रम स्थापित करता है, जहां संघ को सभी मामलों में राज्य के विधान स्तर पर अधिभावी अधिकार प्राप्त हैं। डी में कह रहे हैं यह कुछ परिस्थितियों में राज्य के संघ से पृथक होने की संभावना को मान्यता देता है, बशर्ते संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाए। तो वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लग रही होगी। जो अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, जिसको को फेडरल सिस्टम कहते हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। क्योंकि अगर आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को जानते हैं तो उसका ये उद्देश्य है। भारत एक अर्धसंघात्मक व्यवस्था है जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रणालियों के तत्व सम्मिलित हैं, और आपातकाल के दौरान जो केंद्र होता है वहाँ की ओर क्या हो जाता है, झुकाव ज़्यादा हो जाता है। जो स्टेट होते हैं, स्टेट बोले तो जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो भी हैं, ठीक है, यूटी, तो इनकी तरफ क्या हो जाता है, इनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं सेंट्रल की अपेक्षा।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 48 क्वेश्चन। हम इस क्लास में आपसे 60 क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ेंगे, 60 क्वेश्चन तक देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पंचायती राज के बारे में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये टेस्ट तो हिस्ट्री का है, लेकिन इसमें पंचायती राज और ये, तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट आपका मिक्स है, इसमें सभी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको मिक्स में आप रख सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री पर क्योंकि पहले क्वेश्चन हिस्ट्री के, तो पॉलिटी के भी भाई, पॉलिटी तो आपके हाथों पे है पॉलिटी। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे इसके लिए कई कमेटियां बनी थी, उसमें बलवंत राय मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता थी, NKV राव समिति थी, ठीक है, कई ऐसी समितियां थी, तो उसी में से पूछा है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरे में कह रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया। देखो समवर्ती जो सूची है, अगर बच्चे हम इसको देखें, समवर्ती सूची का मतलब है कि 7वीं अनुसूची, जबकि जो पंचायती राज संस्थान है, आप देखोगे जब 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, 12वीं अनुसूची में म्यूनसिपालिटी की बात है, पंचायती राज 11वीं में, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझाना इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, आपने सारी चीज़ें ऑलरेडी, आई होप कि आप क्वालिटी के स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो आपने ये चीज़ें पढ़ के रखी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जहाँ पर समझाने वाला कुछ विषय आएगा तो मैं आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर मेरे अंदर से स्वयं निकलता है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा बता देना चाहिए। ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। देखो 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में जो किया गया था, एक तो पंचायती राज के बारे में आप कहोगे, पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग। अब जरा समझना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस स्टेट फाइनेंस जो कमीशन बनाया गया था, क्या उसका मूलभूत जो उद्देश्य था वो पंचायती राज्यों को लेकर के किया गया था, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं जिला योजना समिति, तीसरे में नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण। देखो यहाँ पर जो पंचायतों की बात की गई है वो 73वें संविधान संशोधन है, यहाँ पर कही गई है म्यूनसिपालिटी मतलब कि नगर पालिका। महोदय ये गलत है, जिला ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है ये 74वें संविधान संशोधन से है, और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में किया गया था, तो यहाँ पर आपका तीसरा गलत नहीं है। अब देखो जब तीसरा गलत है, आंसर सी नहीं है, आंसर बी नहीं है, आंसर डी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो ये किससे रिलेटेड है, राज्य वित्त आयोग के लिए है, और ये खासतौर पर पंचायतों को क्या करता है, उनको रिकमेंड के अनुसार चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने देखा होगा कि सांसद किस तरीके से प्रधानमंत्री की भी खिंचाई कर देते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की खिंचाई करते हैं, ठीक है, विपक्षी लीडर ऑफ अपोजिशन, आपने देखा ही होगा, बाहर नहीं कर सकते हैं, अंदर ही करते हैं, वो उनके प्रिविलेजेस होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, विशेषाधिकार। बताइएगा, पहला है संसदीय विशेष अधिकार संविधान के अंतर्गत संहिताबद्ध हैं, मतलब कि उनको जो अधिकार दिए गए हैं वो संविधान ने दिए हुए हैं। देखो संविधान का मतलब होता है एक विशेष रूप से कई ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिया जाना। आपको बता दें कि ये खासतौर पर विशेषाधिकार, जैसे संसद के लिए की बात कर लें तो संसद में संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 105, तो ये करता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसको MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 194, आर्टिकल 194, ये जो आपके सांसद होते हैं, ठीक है, विधायक होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए राइट्स करता है। तो ये संविधान में कोई ऐसे संहिताबद्ध नहीं किए गए हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना, बल्कि ये एक तरीके से ब्रिटिश सदस्य परंपराओं पर आधारित होते हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है सर। दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा के अधीन है। देखो ये संविधान के आर्टिकल 105 आपने पढ़ा है, वहाँ पर स्पेशल कुछ राइट्स दिए गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है, MP को, तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं आते हैं। अगर मान लीजिए ये भी न्यायिक समीक्षा के अधीन आएंगे तो ऐसी स्थिति में जो भी अगर कुछ बोलेंगे तो उसको तो न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, फिर जुडिशरी यहाँ पर हस्तक्षेप हो जाएगा। जो आपका ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर
अपने संविधान का एक आर्टिकल आता है 50, जहाँ पर कहता है डिवीजन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि जो विधायिका है वो न्यायपालिका के हस्तक्षेप नहीं करेगी, अलग अलग रहेंगी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। पढ़ा कि नहीं? तीनों ट्रायंगल मैंने आपको पढ़ाया है, पॉलिटिक क्लास रिवीजन देखिएगा, क्विक रिवीजन डाल के रखे पर उसको टारगेट करके देखिएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है बच्चे, गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है आपका कि संसदीय विशेषाधिकार के मामले में अध्यक्ष को अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। ये बात एकदम सही है। जो वहाँ पर स्पीकर होते हैं या चेयरमैन होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि ये जो वाक्य बोला गया है आपने, देखो मैं आपको एक ज़रूर गाइड करूँगा कि बीच बीच में जब आपको जब लगे ना कि मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, स्टडी का कुछ मन नहीं हो रहा है, कुछ देखा जाए, ठीक है, यूट्यूब पे देखा जाए कहीं भी, या मिस्टर सर की क्लास देख लेते हैं, या उसको भी देखने का मन नहीं है, थके हुए हैं, माइंड काम नहीं कर रहा है, तो सबसे अच्छा है आप क्या करेंगे, आप केवल पार्लियामेंट का सेशन देखिए, पार्लियामेंट का सेशन देखिए, केवल जो पार्लियामेंट है उसका सेशन देख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं देखिएगा, पार्लियामेंट का सेशन देखिएगा, उस प्रोसेस को समझिएगा, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपकी करेक्ट होते हैं, बस आपका दिमाग ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उसमें भाषण सुनिएगा, अगर वो गलत शब्द बोलते हैं तो देखिएगा किस तरीके से वो बात बोलते हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए सामने मूर्ति होती है ना, एक मूर्ति इन द सेंस कि चाहे वो चेयरमैन हो, स्पीकर हो, ओम बिरला जी, या फिर बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है यही आपका सही हो जाएगा। सही आपसे पूछा है तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, दल बदल के बारे में पूछ रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चर्चाओं में रहता है, लगातार चर्चाओं में रहता है, मोस्टली है, ध्यान में रखेंगे। ये कह रहे हैं आपसे, यह कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होता है। बात एकदम सही है, क्योंकि दल बदल 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। आया राम गया राम, महाराष्ट्र के वो एमपी सबको पता ही है, ठीक है, तो ये बात एकदम सही हो जाएगी। नामांकित सदस्यों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य से छूट देकर रखिए। देखो दो तरह के सदस्य होते हैं, एक होते हैं आपके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर, ईएम कर देंगे, 1 सेकेंड रुकिएगा, एक कर देंगे ईएम इलेक्टेड मेंबर, एक होते हैं एनएम नॉमिनेट मेंबर। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं बच्चे, अगर ये मान लीजिए आपका चुन करके आया है और इसने दल छोड़ा है, दूसरे दल में चला गया, तो ऐसी स्थिति में 60 दिन अगर वो नहीं भी आता है, 60 दिन तक नहीं उपस्थित होता है, सदन चल रहा है, तो उसमें छुट्टी के दिन छोड़ करके उसकी सदस्यता को दल बदल के तहत रखा जाएगा और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके अंतर्गत आएगा। परंतु जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में और राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्य जो खेल साहित्य इत्यादि से होते हैं, ठीक है, उनको नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा में पहले क्या होता था, 2019 से पहले 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते थे, जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। अब क्या हुआ, 2019 में एक एक्ट बनाया गया जो 25 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया। ये लोकसभा में 2 सदस्य होते थे और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर 1 मेंबर होता था, ठीक है, एंग्लो इंडियन का। तो अब ये नहीं होता है। तो जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नॉमिनेट जो मेंबर होते हैं बच्चे, इनको मतलब कि 6 महीने के अंदर, कितने दिन के, 6 माह के भीतर अगर ये मान लीजिए ए पार्टी छोड़कर बी पार्टी में जाते हैं तो इन पर जो 10वीं अनुसूची है दल बदल है वो लागू नहीं होगा। ध्यान में रखना है आपको। तो ये कह रहे हैं आपके कि अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता से छूट प्राप्त करते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक कंडीशन के पश्चात। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट होगा बच्चे, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है, यदि कोई सदस्य अपने दल के निर्देश के विपरीत मतदान से दूर रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये बात एकदम आप देखोगे सही है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब ऐसी स्थिति में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, ये केवल उनको राइट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सही पूछा है तो दूसरा आपका गलत है, आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, आंसर सी, क्योंकि यहाँ सब में ए आपका 2 है, तो राइट आंसर होगा बी, 1 और 3। ये आपको एलिमेंट मेथड आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर 2 उसको कट कर दोगे तो तब भी आपका आंसर निकल आएगा। इसमें क्या होता है, जो आपके स्पीकर महोदय होते हैं या फिर जो आपके चेयरमैन होते हैं, उनको विशेष रूप से राइट मिला है, वो इसका अंतिम मतलब कि लास्ट डिसीजन देते हैं, उनका डिसीजन होगा अंतिम डिसीजन, और इस निर्णय की आप न्याय में समीक्षा नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। परंतु ध्यान में रखना, ये न्यायिक समीक्षा के मामले के निर्णय करता है, लेकिन उसके निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। सॉरी, एक किल हो तो होलन मामला हुआ था, पहले नहीं होते थे, तो किल हो तो होलन मामले के पश्चात
अब जो आपके चेयरमैन होते हैं या फिर ठीक है स्पीकर महोदय होते हैं, उनके जो निर्णय होते हैं, पहली बात तो अर्धन्यायिक होते हैं ये निर्णय। कैसे होते हैं? अर्धन्यायिक होते हैं। दूसरा, ये निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो जहाँ दो स्टेटमेंट है उसको कट कर देंगे तो राइट आंसर आपका निकल आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो दो है आंसर इसमें भी है, दो ये भी है और दो ए में भी है, तो ए सी डी नहीं होगा, आंसर होगा बी, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 52 और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत प्यार से, आपको आनंद आ रहा होगा, मुझे बहुत आनंद आ रहा है बच्चे, आपको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। ये कह रहे हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपातकाल से क्वेश्चन है। आर्टिकल बताइए कमेंट्स में, आर्टिकल 356। 355 क्या कहता है? सभी राज्यों की सुरक्षा, जो उनकी बाहरी सुरक्षा की जो गारंटी लेता है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सॉरी पार्लियामेंट, ठीक है, केंद्र सरकार लेती है आर्टिकल 355 के तहत। तो इसके तहत भी ये क्या लग जाता है, लग जाता है, समझना, राष्ट्रपति शासन। देखिए, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जा सकता है, बात कदापि एकदम सत्य है। राष्ट्रपति शासन के 6 महीने के अंदर में संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। किसके? राष्ट्रपति शासन के। वहीं आप देखोगे तीसरे में कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा निलंबित तो होती है लेकिन विघटित नहीं होती। अब इसका आंसर आपको देना है, बहुत ही इजी क्वेश्चनों में से एक है। इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है बच्चे। मुझे नहीं लगता इनसे इजी कोई क्वेश्चन आपको होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन मैं समझता हूँ, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर एक स्टूडेंट, उसका ऑप्शनल कदापि कुछ भी हो उसका ऑप्शनल, मैथ हो, कुछ भी हो, लेकिन पॉलिटी पढ़ने का आनंद ही कुछ अलग होता है। वो जानना चाहता है, ठीक है, अपने अधिकारों के बारे में पढ़ना चाहता है, वो पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में, क्योंकि राजनेताओं से गली गली में शोर है और ये हमारा नेता, ऐसे कुछ नारे लगते रहते हैं, तो हर एक की जिज्ञासाएं होती हैं। तो बताइएगा इसका 52 का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट्स कीजिएगा। ये ध्यान में रखना है, मैं कहता हूँ डाटा दे दे, जैसे 6 महीने हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि 6 महीने ही होता है क्या कुछ और होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। मैं बता दूं 2 महीने होता है, ठीक है, 6 की जगह, बस आप अब इसका आंसर दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन फिर भी सही है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, भारत में साम्यवादी सरकार जो समाज पर फोकस करती है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि केरल में 1957 ईस्वी में भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार गठित की गई। नंबर 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1919 में की गई थी। कहाँ पर? चेन्नई में। कौन सा ये से सही है या फिर है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 नहीं तो। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वर्षों 1957 में भारत की पहली लोकतांत्रिक जो रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार गठित की गई थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लगातार की गई थी। तो उसमें जो सीपीआई थी केरल विधानसभा चुनाव जीत करके आई थी, ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, देखो भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी थी इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। कब की गई थी? 1925 में, 1925 में की गई थी, ध्यान में रखेंगे। और यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। वर्तमान कानपुर में हुई थी। ये कह रहे हैं कि चेन्नई में हुई थी, नहीं, कहाँ पर हुई थी? कानपुर। और कानपुर कहाँ पर है? प्यारा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एम.एन. रॉय को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक माना जाता है और एस.बी. घाटे इसके प्रथम महासचिव थे। तो किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय इसके कौन थे? संस्थापक है। इसके साथ साथ जो इसके महासचिव थे वो थे आपके एस.वी. घाटे। एस.वी. घाटे।
चलिए, तो आप देखोगे दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अब तो आप बता ही देंगे ना, अब तो आप बता देंगे, कोई भी बता देगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले जो आपके इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए सेवा का मौका है। वीडियो को पोस्ट करेंगे, करेक्ट आंसर देंगे। क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल कहते हैं ना, क्वासी फेडरल, को फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। 48, 49, 50, ऑप्शंस 50 के इधर। थर्ड स्टेटमेंट्स, द स्पीकर हैज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मैटर ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस। 51, which of the following statement regarding the anti-defamation law is are correct? 10 भी जो लिस्ट है, शेड्यूल नंबर 10 सॉरी। 52, प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट, आर्टिकल 356, ऑप्शंस 53। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो डाटा है थोड़ा सा, इसलिए कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन है आपका 54 54 नंबर, और ये युग्म पर आधारित है, पेयर पे। देखिए पुस्तक है और उनके लेखक हैं, बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके पहले। इंडिया विंस फ्रीडम, रफीक जकारिया, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। 54 का राइट आंसर दें, राइट आंसर दें। देखिए पहला स्टेटमेंट को देखिए, कर रहे हैं इंडिया विंस फ्रीडम, और यहाँ पर है रफ़ीक जकारिया। रफ़ीक जकारिया नहीं है प्यारे बच्चे, ये थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो पहला गलत है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर गॉट इट। और ये तो आप पढ़ते ही रहते हैं, जब भारत से धन का बहिर्गमन आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें दादा भाई नेहरू जी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक्स अपने लिखते हैं, और उसमें भारत के बहिर्गमन के सिद्धांत की व्याख्या देते हैं। तो कितने सही हैं? इसमें 2 सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, कितने सही हो जाएंगे? 2 आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर बी है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह। आप भी कोई ऐसा सत्याग्रह करिएगा जीवन में, 1-2 बार जरूर करिएगा, ताकि उससे एक आनंद आपको पता चलता है जीवन का। नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो ये नहीं, दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च 1930 कब की थी? दांडी थी 12 मार्च 1930, और ये चली थी 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ाई होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। साबरमती आश्रम भी आप जानते ही होंगे महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी को तो लोग, हर एक स्टूडेंट्स, सॉरी लोग भी, और हर एक स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स भी, और अन्य नॉर्मल व्यक्ति भी जानना चाहता है और पढ़ना चाहते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने नमक सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए मुंबई में धरसाना नमक कारखाने का नेतृत्व किया था, पहला। दूसरे में कह रहे हैं इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से अरब सागर के किनारे दांडी शहर तक की थी। दूसरा तो इसमें सही है, और 241 किलोमीटर चले थे 78 अनुयायियों के साथ में। यह सत्याग्रह इरविन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अब देखो, लॉर्ड इरविन समझौता भी आप समझते हैं, और ये उसी समय किया गया था, ये भी आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा भी इसमें सही है। परंतु जो पहला स्टेटमेंट है, अगर बच्चे इसको देखें तो 21 मई को कावेत्री सरोजनी नायडू ने मुंबई से लगभग 150 मील उत्तर में दरसाना साल्ट वर्क्स में लगभग 2500 मार्च का नेतृत्व किया था। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर द्वारा दर्ज की गई इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा किया था, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थी?
ये ध्यान में रखना, सरोजनी नायडू थी, एस नायडू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा आपका सही है। राइट आंसर जो होगा, केवल इसमें कितने सही पूछे हैं, तो आप कहोगे केवल इसमें 2 सही हैं, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 56, पहला है संपूर्ण ब्रिटिश भारत में एक समान नमक कानून लागू किया गया। देखो ये बड़ा ही अच्छा है। देखो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहे हैं ना, संपूर्ण भारत में, आपको मालूम होगा बच्चे कि किस तरीके से, पढ़ लीजिएगा पहले, अभी मैं बाद में इस पर थोड़ा डिस्कस करूँगा, पढ़ लेते हैं। संपूर्ण ब्रिटिश भारत में एक समान नमक कानून लागू किया गया। नंबर 2, सर रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में प्रथम अकाल आयोग का गठन अकाल राहत के लिए किया गया था। नंबर 3, 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रभुत्व का प्रतीक था। चौथे में कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के शासक याकूब खान के साथ गंडमक की संधि की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सी घटनाएं लिटन के कार्यकाल, ध्यान रखना बच्चे, लिटन के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी। लिटन आपने नाम तो सुना ही होगा। लिटन वही जो कि 1876 से 1880 के बीच भारत में शासक बनकर के आए थे। ठीक है, वही लिटन है ये। और आपने देखा होगा इनके समय में एक समान कानून ये लागू किए थे लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, इनको कम कर दिया था आगे चल के। तो ये सभी बातें सही हैं, मतलब कि डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें समझाने वाली कोई आपकी बात है नहीं। वर्ष 1879 में याकूब खान के साथ में गंडमक की संधि की गई थी और अफगानिस्तानियों में ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हुई थी। ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन 57 नंबर है। यहाँ पर आंदोलन घटनाएं नेतृत्व करता और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये मैं कहूँगा हार्ड क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन एक हार्ड क्वेश्चन है 57 नंबर का। यहाँ पर आपको आंदोलन दे के रखे हैं, घटना का क्षेत्र है और नेतृत्व करता है। देखिए ये कह रहे हैं आपको पोलीगर विद्रोह तमिलनाडु, कट्टा बोम्मन नायर। दूसरे में कह रहे हैं फराइजी विद्रोह पंजाब, गोमधर कुबर। तीसरा है पाई का विद्रोह उड़ीसा, वक्सी, जगबंधु विद्याधर। और चौथा है कूका विद्रोह महाराष्ट्र, भगत जवाहरमल। अब वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर केवे नंबर का है ये, 57 नंबर का। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, है कि नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत हार्ड क्वेश्चनों में रखूँगा मैं इसको। मुझे भी कई बार ये क्वेश्चन कठिन लगने लगते हैं, परंतु एक लंबे समय के बाद जब आप मल्टीपल टाइम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और हज़ारों बार आपके आंखों से सामने से चीज़ें आती हैं और आप डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर चीज़ें बैठती चली जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं। तो एक लंबे समय तक एक पिक्चर माइंड में बन जाती है। देखिए जो पोलीगर विद्रोह था प्यारे बच्चे, ये 1795 से 1805 यहाँ पर तिनविल्ली, रामनाथापुरम, खासतौर पर शिवगिरी, मुद्रे, उत्तरी आर्कटक तमिलनाडु में किया गया था। ये बात एकदम सही है। और ख़ास तौर पर इसके जो नायक थे, ठीक है, वो थे आपके कट्टा बोमन नायर। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें जो आपसे पूछा गया है, फराजी। ये जो विद्रोह था खासतौर पर ये पंजाब में ही हुआ था। ठीक है, और ये 1838 से 1857 के बीच में पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र में फराजी विद्रोह हुआ था। सॉरी, ये पंजाब में नहीं था, ये पंजाब में नहीं था, ये कहाँ पर था, बंगाल में था। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र में दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि किसके बारे में कह रहे हैं, इन्होंने कहा, क्या लिखे हैं यहाँ पर, गोमदगर, नहीं दादू मियाँ थे। तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। पाई का विद्रोह की बात कर लें तो 1817 में हुआ, उड़ीसा में हुआ था, ये बात सही है। और ये जगत बंधु जो बख्शी थे, जगत बंधु विद्याधर और मुकुंदेव दीनबंधु संतरा आदि के नेतृत्व में हुआ था। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा है कूका। देखो ये 1840 से 1872 के बीच में पंजाब में हुआ था, ना कि महाराष्ट्र में हुआ था। पहली बात, कहाँ पर हुआ था, पंजाब।
भगत जवाहर महल, देखो आपको बता दें कि राम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था और जिन्हें रंगूर निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। भगत जवाहर और राम सिंह दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। बाद में राम सिंह आगे थे और पहले जवाहर। तो ये कहाँ पर था आप देखोगे, ये आपका पंजाब में था, ना कि महाराष्ट्र में। तो चौथा गलत है, तो पहला और तीसरा इसमें सही हो जाएगा, दूसरा चौथा गलत। तो पूछा है कि दी गई जानकारी में कौन से सुमेलित हैं, ठीक है। तो आपको होगा इसमें केवल 2 सुमेलित हैं, 20 का राइट आंसर आना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। 58 नंबर देखिएगा क्या है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत सॉलिड। ये कह रहा है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल सही बात है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आगे चल करके 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, बिल्कुल एकदम सही है। प्रस्तावना में सोशलिस्ट और आप देखोगे धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया। इसमें 3 थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ठीक है। 3 वर्डों को इसके अंदर ऐड ऑन किया गया था, तो ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहे हैं शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना था, ये भी बात आपकी एकदम सही है। जो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत रखना था। समवर्ती सूची एक वह विषय होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं, परंतु यदि दोनों में टकराव की द्वंद्व की स्थिति हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, अधिक शक्तिशाली हो जाती है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे बच्चे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा। ये कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से प्रावधानों को शामिलित किया गया था। तो कौन से प्रावधान थे, आपको होगे सर तीनों प्रावधान थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। संसद में निम्नलिखित प्रस्तावों के युग्म पर विचार करें, मतलब कि जो युग्म है उसके बारे में पूछा गया है। जैसे कुछ प्रस्ताव देके रखे हैं आपसे और उसके उद्देश्य देके रखे हैं, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दीजिएगा राइट आंसर। प्रस्ताव और उसके युग्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट्स करिएगा राइट आंसर। 59 का करेक्ट आंसर दीजिएगा, 1 कम 60 का। पहला स्टेटमेंट है निंदा प्रस्ताव, नीतियों के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करना, मतलब कि निंदा कर देनी होती है यहाँ पर सरकार की, क्या इसकी बात करता है। दूसरे में कह रहे हैं स्थगन प्रस्ताव, मतलब तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा करना। तीसरे में कह रहे हैं कटौती प्रस्ताव, बजट आवंटन में कटौती करना। तो क्या कह रहे हैं, बजट आवंटन में कटौती करना। देखो यहाँ पर तीनों सही हैं, ठीक है, तीनों युग्म सुमेलित है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें मुझे लगता है समझाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि निंदा से ही चीज़ें मिल रही हैं। स्थगन मतलब कि तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा करो, भाई इधर लाओ, देखो जो महत्व का मुद्दू है उस पर आओ। कटौती प्रस्ताव, बजट में आवंटन में कटौती कर देना। अब ये कटौती में भी कई कटौती होते हैं, टोकन कटौती होता है, सांकेतिक कटौती होता है, वो सारी डेप्थ में चीज़ें वो क्लास में डिस्कस होती हैं, टेस्ट सीरीज में नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसे अगर मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने लगा ना 360 डिग्री पूरा, और मैं तो क्या यूट्यूब पर या किसी भी कोचिंग में कोई भी स्टूडेंट नहीं, कोई भी आप देखोगे टीचर नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो करने लगा तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में 1 घंटे की क्लास में वो केवल और केवल आपके 5 से 10 क्वेश्चन ही सोल्व करवाएगा, केवल, इससे ज़्यादा नहीं। एक क्वेश्चन बच्चे आपका 20 से 30 मिनट ले लेता है, सही मानो तो मेरी बात। अगर आप धैर्यपूर्वक उस चीज़ को समझे, एक एक शब्द को, जैसे फाउंडेशन बैच में क्लासेस में डिस्कस होता है, यहाँ पर ना केवल आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, बल्कि क्वेश्चन का नंबर भी देखा जाता है, क्या में नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भी थोड़ा सा चीज़ है। परंतु मैं आपके साथ कोई कटुता नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें एकदम स्मूथली तरीके से चल रही हैं, ठीक है। देखिए तो बताइएगा, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, बुक है और राइटर है, ऑप्शन है। 55 नंबर बताइएगा, 55, 56। यूट्यूब पर पहली बार मिस्टर कुमार सर आपके लिए निःशुल्क में दृष्टि IAS, विजन IAS और PT 365 लेकर के आए हैं, और जो टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाई जा रही है। हर एक विद्यार्थी का पूर्ण रूप से ध्यान रख करके हम चीज़ों को आगे ला रहे हैं, और आपसे कोई बस सेशन को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जितना हो सके दोस्तों को जोड़ें, अपने फैमिली के सदस्य होने के नाते जितना हो सके लोगों को प्रचार प्रसार करें कि क्यों पैसा इतना देने की आवश्यकता है। आपके लिए मिस्टर कुमार सर, एजुकेशन बायर, ठीक है,
निःशुल्क में वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है। बस उसमें मेहनत क्या है, आपको वीडियो को पोस्ट करना पड़ेगा और उसका आंसर देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, और मेहनत कुछ नहीं है आपकी। लाइक करते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोशन इन पार्लियामेंट एंड देयर पर्पस। कंश्योर मोशन बताइएगा, कट मोशन, ये सारे मोशन आपके बारे में देख रहे हैं। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष, और इसी साथ में आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको देना है। इसका मैं आंसर नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3, उसमें आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। नंबर 2, लोकसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता। नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत अध्यक्ष को संसद की संयुक्त बैठक की अनुमति देने का अधिकार है। जरा समझना, यहां पर क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष को संसद की संयुक्त बैठक की अनुमति देने का अधिकार है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4, सॉरी 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें, और इसका राइट आंसर आपको क्या करना है बच्चे, कमेंट्स करना है। इसका जो आंसर होगा मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके पार्ट नंबर 3 में, वह भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थीगण, आज की क्लासेस में हम इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगली क्लासेस में, पार्ट नंबर 2 और इसके 3 में। इन सब के अलावा पीटी 365 को ध्यान में रखते हुए सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मन लगा के रिवाइज करते रहेगा। जितना हो सके सेशन को आप देखेंगे शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में, और जितना हो सके एजुकेशन बायर सिविल सर्विस को परिवार को सदस्य होने के नाते सपोर्ट कीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास में इतना ही, बाय।